नमस्कार, भोरे भोर में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं आपका भारत लाइव में। मेरे सामने आप देखिए, सुबह सुबह ये चिड़िया गोरैया जिसे बचाने की जद्दोजहद चल रही है, और इतना ही नहीं, इसको बचाने की जो जद्दोजहद चल रही है उसमें हमारी टीम भी बहुत ज़बरदस्त ढंग से लगी हुई है। आपने देखा होगा कि ये आपका माइलस्टोन है, इस माइलस्टोन पे कलमगार लिखा हुआ होगा। ये यूं ही नहीं लिखा है, ये इसलिए लिखा है कि हम कलमगार अगर प्रयास नहीं करेंगे, प्रयत्न नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हम लगातार गोरैया को बचाने के लिए अलग अलग तरह से, अगर आप भी चाहते हैं इसे बचाना तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारी टीम इसके लिए बेहतर काम कर रही है। बाकी बातें इसके विषय में हम करेंगे, लेकिन सुबह सुबह जब चिड़िया आपके घर पे आती है, कलरव करती है और इस तरह से दाना आप छींट करके खिलाते हैं तो आपके आत्मा में संतुष्टि मिलती है। और आज वैसी ही संतुष्टि और वैसे ही बचाने की लोकतंत्र की जरूरत पड़ गई है। आज भोरे भोर में हम आपके पास इसीलिए आए हैं, भोरे भोर में इसलिए आए हैं कि आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेवारी है। 12.5 से 13 करोड़ बिहारियों पर एक बार फिर से बड़ी जिम्मेवारी है, बड़ी दावेदारी है। आपके सर पे बहुत बड़ा बोझ है जिसे कंधे पर लेकर के आपको 28 तारीख को, 3 तारीख को और 7 तारीख को, मतलब 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करना है। लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लेना है। बाकी पर्व आप मनाते हैं अपने परिवार के साथ। अब इस पूरे जद्दोजहद में आप और हम एक साथ आगे बढ़ेंगे। हम लगातार आपको बिहार के अलग अलग हिस्सों से खबरें बता रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है, कैसे गठबंधन आपस में टकरा रहे हैं और गठबंधन के लोग किस तरह से एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। इस बात को भी हम लगातार आपके सामने रख रहे हैं, लाइव के माध्यम से हो या जिस माध्यम से हो। अलग अलग पार्टियों के हम आपको रैलियां दिखा रहे हैं, जनसभा दिखा रहे हैं, बयान सुना रहे हैं, उनके प्रेस वार्ता को हम कवर कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि लोग क्या बोल रहे हैं। बेचैनी बढ़ गई है, चाहे सत्ता में बैठे लोग हों या फिर विपक्ष में हो, सभी की बेचैनी इस बात को लेकर के है कि आखिर बिहार की जनता क्या फैसला करने वाली है। सभी अपने अपने दावे कर रहे हैं, पर क्या ये दावे 5 साल होते हैं? इन दावों पर अमल होता है क्या? घोषणा पत्र जो दिए जाते हैं, आपको दिखाए जाते हैं, उस घोषणा पत्र पर अमल होता है? सवाल आप जरूर पूछिएगा। और सवाल एक और है कि कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ा गठबंधन है, बड़ा गठबंधन हम इसलिए कह रहे हैं संख्या बल के आधार पर नहीं, हम बड़ा गठबंधन इसलिए कह रहे हैं कि सत्ता में भी हैं और इनके साथ जो लड़ाई में हैं वो इनसे कम संख्या में है। यानी गठबंधन के हिसाब से एक गठबंधन एनडीए का है जिसमें 4 दल हैं, एक गठबंधन महागठबंधन का है जो है तो महागठबंधन लेकिन है उसमें मात्र 3 दल। एक गठबंधन उपेंद्र कुशवाहा ने भी बनाया है, ग्रैंड सेकुलर अलायंस। उस ग्रैंड सेकुलर अलायंस में 6 से 7 दल है और इन तीनों की लड़ाई में एक चौथा शख्स भी है जिसका नाम है चिराग पासवान। इस चौथे शख्स पर खाली रुकिएगा मत, 5वां शख्स भी है पप्पू यादव जिसने भी एक अलायंस बनाया है, और छठा एक और अलायंस है। ऐसे बहुत सारे अलायंस हैं, लेकिन मुख्य लड़ाई में ये 5 जो हैं अपने आप को मान रहे हैं और इन 5 के बीच में टक्कर भी है। लेकिन सबसे बड़ा टक्कर क्या है कि एनडीए में है। इस बार महागठबंधन पूरी तरह से एकजुट नजर आ रहा है। कांग्रेस आरजेडी के साथ पूरी पैक्ट नजर आ रही है। आपने देखा होगा कि किस तरह से सभाएं हो रही हैं और कोई एक दूसरे पर हमला नहीं कर रहा है। इस बार थोड़ा सा संतुलित होकर के कहीं ना कहीं महागठबंधन चल रहा है। वहीं अगर बात करें वाम दलों की, तो वाम दलों ने भी इस महागठबंधन में अपनी भूमिका को बड़ा स्पष्ट रखा है और पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सभी ने स्वीकृति दे दी है, लेकिन सबसे बड़ा जो झमेला है वो है एनडीए में। एनडीए में कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि बार बार ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। हमारे अगर सरकार आती है, जनता हमें वोट देती है, हमें सीट देती है तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए। लेकिन नीतीश कुमार को इस बात का भरोसा नहीं है। भरोसा तो भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं है कि नीतीश कुमार को थोड़ा सा भी अगर लगा तो वो अपने लिए अलग रास्ता अपना सकते हैं। उसके साथ 15 साल के एंटी इनकम्बेंसी और विद्रोहियों का एक बड़ा हुजूम है जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से खपा है। खपा तो वो लोग भी हैं जो नीतीश कुमार के साथ हैं। आपने देखा होगा कि किस तरह से रामेश्वर चौरसिया जो भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े नेता हैं, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के प्रभारी रह चुके हैं, प्रवक्ता के रूप में उन्होंने अच्छा काम किया है, विधायक रहे हैं, खूब मुखर होकर के बोलते हैं, लेकिन उनका सुना आपने?
भारत लाइव में वो खबर भी आपको दिखाई थी भोरे भोर में, माफ़ कीजिएगा रातों रात में, और भोरे भोर में हम उसकी विवेचना अगर करने बैठे हैं तो जितनी बातें रामेश्वर चौरसिया ने कही, उन बातों को यदि आप गौर से सुन लें तो उनका सीधे कहना है कि सुशील मोदी भारतीय जनता पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन ये तो सुशील मोदी और भारतीय जनता पार्टी की और रामेश्वर चौरसिया की बात है। भीतर खाने में और भी कई लोग हैं, सैकड़ों हजारों की संख्या ऐसी है जो लगातार विद्रोही तेवर अपनाए हुए हैं और इन वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि चुनाव का परिणाम आ जाए, उसके बाद हम देखते हैं क्या होगा। 2015 पर भी आरोप लगाया जा रहा है कि अगर 2015 में भी सुशील मोदी ने भीतरघात नहीं किया होता तो भारतीय जनता पार्टी की यह स्थिति नहीं हुई। अगर यह स्थिति हुई थी 2015 में तो उसके पीछे सुशील मोदी थे और रामेश्वर चौरसिया ने तो खुल करके ये बात कही थी। ऐसे कई नेता हैं जो भीतर खाने में बात कह रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि इस बार का परिणाम आ जाए। एलजेपी से हैं, पार्टी उन्हें निकाल दी है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी उनके यहाँ पर भाजपा बसता है, क्योंकि भाजपा और आरएसएस के पुराने कैडर रहे हैं। मजबूरी उनकी है कि उन्हें चुनाव लड़ना था, इसलिए वो एलजेपी में गए हैं और नीतीश कुमार को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। नीतीश कुमार जहाँ जहाँ 115 सीटों पर लड़ रहे हैं या उनके साथ 7 सीटें जो जीतन राम मांझी को मिली है उस पर एलजेपी मजबूत सीट से है, और खास करके जो सीटें मजबूत कही जा रही है, ऐसे 27-28 लोग हैं जो नीतीश कुमार को हराने के लिए पूरी तरह से कृत संकल्पित हैं कि हर हाल में नीतीश कुमार को हराएंगे, और चिराग पासवान भी इस शपथ को बार बार दोहरा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में बीजेपी के नहले पे दहला कहीं ना कहीं नीतीश कुमार मार रहे हैं। अब ये भीतर खाने में क्या हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी तो हाथ गोड़ जोड़ के खड़ी है कि नीतीश कुमार जी, नीतीश कुमार जी, नीतीश कुमार जी, पूरा जय जयकारा कर रही है। लेकिन नीतीश कुमार जी के पार्टी के करीब ऐसे 15 लोग हैं, 15 नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अब आप समझ लीजिए कि एक तरफ भाजपा के बागी माफ कीजिएगा 27-28, और दूसरी तरफ 15 से 20 के आसपास जदयू के बागी, ये सब मिल करके एक दूसरे को हराने में लगे हैं। ऐसी स्थिति में जो भीड़ इकट्ठी हो रही है वो भीड़ बहुत कुछ कह रही है। बेचैनी इतनी बढ़ गई है कि आपने देखा होगा कि किस तरह से एनडीए में भारतीय जनता पार्टी अपने साख को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रही है, मेहनत कर रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि नीतीश कुमार से ज़्यादा सीटें किसे आती हैं। हालांकि अभी भी आरजेडी की सीटें विधानसभा में नीतीश कुमार से ज़्यादा थी, बराबर बराबर सीटों पे 2015 में लड़े थे, लेकिन 101 सीट पर लड़ने के बाद 80 सीटें आरजेडी ने अपनाया था, 71 सीटें मिली थी नीतीश कुमार को। वहाँ तो लालू प्रसाद थे जिन्होंने ये अपने परिवार में कहा, अपनी पार्टी के लोगों के विद्रोह के बावजूद कहा कि मैंने वादा किया है, मैं निभाऊंगा और नीतीश को ही मुख्यमंत्री बनाऊंगा। क्या भारतीय जनता पार्टी ये बात करेगी? क्योंकि महाराष्ट्र आपके सामने है। महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने क्या कुछ कहा था, कैसे 70 घंटे की, 28 घंटे की, 20 घंटे की भी सरकार बनती है हुजूर। उसके साथ साथ फाइलें जलनी शुरू हो गई हैं। आपने कल देखा होगा खबरों में कि अब तो विधानसभा के अंदर, सचिवालय के अंदर फाइलें जलने लगी हैं। बहुत कुछ बातें हैं जो आपसे करनी है, आगे भी करूंगा, लेकिन भोरे भोर में एक बात तय मानिए कि ये जो नाम हमारे पास है, ददन पहलवान, जिन्होंने नंदनगांव में नीतीश कुमार पर हमला हुआ था तो खुद ईटा पत्थर खाया था। उनका कहना है कि सिपाही उनके भाग गए थे, उनके सुरक्षाकर्मी भाग गए थे, लेकिन मैं डटा रहा। उसका इनाम मुझे नीतीश कुमार ने दिया है, इस नीतीश कुमार को मैं हराऊंगा। हालांकि ये तो नीतीश कुमार के लिए हाथ बोल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ददन पहलवान के अलावे और कई लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध में चुनाव लड़ रहे हैं। भगवान सिंह कुशवाहा की बात कर लें, रामेश्वर पासवान की बात कर लें, विजय सिंह की बात कर लें, सुमित सिंह की बात कर लें जो नरेंद्र सिंह के सुपुत्र हैं, कंचन गुप्ता की बात करें, प्रमोद चंद्रवंशी की बात करें, अरुण कुमार की बात करें, युवा नेता है, युवाओं का तो कोई जोर शोर नजर ही नहीं आ रहा है। इसके साथ अगर बात करें तजमुल्लाह खां की, अमरेश चौधरी हैं, शिवशंकर चौधरी हैं, ये भी चुनाव लड़े थे जमुई से, इस बार ये भी विद्रोही हैं। सिंधु पासवान की बात करें,
डॉक्टर राकेश रंजन की बात करें, मुंगेरी पासवान की बात करें, लंबी फहरिस्त है हुजूर, बहुत लंबी फहरिस्त है जो जदयू से विरोध करके और चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि नीतीश कुमार ने बीजेपी के नहले पे दहला जो मारा है, इसका क्या परिणाम होता है। लड़ाई 2020 में सत्ता पाने की हो रही है, जीत की हो रही है, अपने विरोधियों से लड़ने की बात हो रही है। जहां एक तरफ चिराग पासवान नीतीश कुमार से लड़ाई लड़ रहे हैं, वहीं तेजस्वी यादव एनडीए से लड़ाई लड़ रहे हैं, सत्ता में बैठे दल से लड़ाई और गठबंधन से लड़ाई लड़ रहे हैं मजबूती के साथ। लेकिन एनडीए में एक दूसरे से लड़ाई है। वीआईपी कहीं ना कहीं मांझी से लड़ रहा है, मांझी चिराग से लड़ रहे हैं, बीजेपी से लड़ रहे हैं, और बीजेपी जदयू से लड़ रही है, जदयू बीजेपी से लड़ रही है। और ये सारे के बागी जो हैं पूरे मामले को किस तरफ ले जाना चाहते हैं, ये आप खुद अंदाजा लगाइएगा। वोट देने जाइएगा तो बहुत इस काला टीका लगाने से पहले और ईवीएम का बटन दबाने से पहले एक बार यहाँ से सोचिएगा, यहाँ से नहीं, यहाँ से सोचिएगा तो बिहार को बचाने में कमी रह जाएगी। लेकिन यहाँ से सोचिएगा तो ये आपका साथ देगा, क्योंकि सवाल सिर्फ आपका नहीं है, इस पूरे बिहार का है, बिहार के मुस्तकबिल का है। 15 साल बनाम 15 साल वाले ये कहते हैं कि 15 साल उसने बर्बाद कर दिया, 15 साल इसने बर्बाद कर दिया। लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ क्यों आए थे? जब एक दूसरे ने बर्बाद ही कर दिया तो फिर दोनों आए, इसका मतलब दोनों मिल करके बर्बाद कर रहे थे। नया बिहार बनाना है, मजबूत बिहार बनाना है और बिहार को प्रगति के रास्ते पर ले जाना है। इसके लिए आपका यहाँ से सोचना जरूरी है। हम आपके साथ खड़े हैं, जहाँ कहिएगा, जैसे कहिएगा जरूर कहेंगे। आप कमेंट बॉक्स में अपनी बातें जरूर रखें, और अगर आपने भारत लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कब कभी कीजिएगा। अब तो लाखों लाख लोग सिर्फ बिहार में जितने भी चुनाव हो रहे हैं, जिस तरह की बातें हो रही हैं, सब भारत लाइव पे देखते हैं। तो देखते हैं तो आपका एक फर्ज बनता है कि जिस घर में गए हैं उस घर के दरवाजे को खटखटा जरूर दें। खटखटाने का मतलब है कि वहाँ जो लाल सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको दबा दीजिएगा, तो दरवाजे पर घंटी बजेगी, और घंटी पर जब उंगली रखिएगा तो हम बाहर निकलेंगे और हर खबर आप तक पहुँचा देंगे। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।